प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग आपके सामने मौजूद हैं। मेरा नाम मोहम्मद साद सिद्दीकी है, एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ। और हमारे बीच जो हमारे साथी एडवोकेट्स हैं वो फुरकान पठान साहब हैं और रेहान अहमद साहब हैं, एडवोकेट्स हैं हाई कोर्ट लखनऊ से। और हमारे बीच जो मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर, बहुत रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर हैं और वो भी एडवोकेट हैं, सैयद काब रशीदी साहब। तो हम लोग की आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसिकली जो हमारा जो डिस्कशन है और जो हम लोग बातें हैं सामने रखना चाहते हैं वो करंट सिचुएशन जो इंडिया में चल रही है रिगार्डिंग कम्युनल हार्मनी और इसका क्या रोल है हमारे मतलब सांप्रदायिक जो माहौल चल रहा है आज इंडिया में। जो हम लोग की जो सिचुएशन जैसे हरियाणा मेवात में हम लोग देख सकते हैं, जो सिचुएशन अभी पैदा की गई हुई, क्या बल्कि पैदा की गई, ये ज़्यादा बेहतर होगा कहना। फिर वो किस इंटेंशन से पैदा की और किन लोगों ने की और उन लोगों का आगे क्या रोल हो सकता है, क्योंकि आगे बहुत सी चीज़ें, बहुत से इवेंट्स अभी इंडिया में होने बाकी हैं और स्टेट वाइज क्या क्या चीज़ें होनी बाकी हैं, इस पर हम लोग डिस्कशन करें। फिर आगे चल के हम लोग को अभी क्या करना है और कैसे मूव करना है अपने कम्युनिटी, अपने लोगों और सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए, कि उनके लिए बेहतर भविष्य हम लोग प्लान कर सकें और जो जो इंसिडेंट चल रहे हैं उससे हम लोग कैसे अपने आप को सेफगार्ड कर सकें। अब जैसे एक चीज़ और एक इशू है कि टारगेट करके कम्युनिटी को, माइनॉरिटी कम्युनिटी में जैसे मुसलमान हैं, उसमें रिलीजियस आइडेंटिटी के हिसाब से टारगेट किया जा रहा है। आपने अभी रिसेंटली इशू देखा होगा, ट्रेन में एक आदमी ने, एक पुलिस वाले ने अपने बंदूक से चुन के आइडेंटिफाई करके मारा है और ये वीडियो में उसके उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हुई है कि वोट कैसे देना है और किसको देना है। तो ये सब चीज़ें, और उसने होश में ही सब काम किया है और ये देखते हुए कि कैसी किसकी आइडेंटिटी थी। तो इससे रिलेटेड अभी बात हमारे इस्लामिक स्कॉलर और एडवोकेट रशीदी साहब रखेंगे। इस पे हम लोग और आगे चर्चा भी करेंगे, आप लोग के फिर उस पर सवालात भी लेंगे। तो हम, मेरे कलीग्स भी हैं, हम 5 इशू पर बात रखेंगे। सबसे पहले ये बात हम सब के सामने है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम G20 के नाम पर हमारे पास में दुनिया के बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं और भारत बहुत ही गौरव के साथ में, आनंद के साथ में इस पल को जीने जा रहा है। चाहे वह चंद्रयान 3 का इशू हो, पूरी दुनिया के अंदर एक इतिहास भारत के वैज्ञानिकों की तरफ से बनाया गया है। लेकिन उस बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमको काफ़ी पीछे ले जाती है। मैं शुरुआत करता हूँ मेवात के अंदर और नूह में जो हिंसा हुई है। हिंसा बहुत भयानक थी। देश के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों को जब वो अपनी धार्मिक यात्रा पर जाएं तो किसी को पथराव करने का या उन पर टारगेट करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फंडामेंटल राइट में गिना गया है। अब सवाल ये है कि जो हिंसा हुई वो किसकी नाकामी थी और किसकी कामयाबी थी, वो तो मैं समझता हूँ कि देश के लोग जानते हैं। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उस हिंसा के बाद देश के अंदर एक ये नैरेटिव सेट किया गया कि एक रिलीजन ऐसा है जहाँ पर उसके मानने वालों की जब मेजॉरिटी हो जाती है तो वो टेररिज्म को प्रमोट करता है। उस रिलीजन को टारगेट किया गया। आप देखोगे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया गया, जिसको बीच में सरकारी लोगों ने रुकवा भी दिया, लेकिन एक रिलीजन को टारगेट किया गया। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, क्या दुनिया के अंदर आप ये कह सकते हो कि मुसलमान और इस्लाम जो एक रिलीजन है, तो क्या वो रिलीजन टेररिज्म को, आतंकवाद को, अलगाववाद को और फ़िरका परस्ती को प्रमोट करता है? एक तंत्र मंत्र के माध्यम से एक सरकारी इकोसिस्टम लगा करके इस बात को बहुत तेज़ी के साथ में प्रचार प्रसार इसका किया जा रहा है। 3 बातों पर हम सबको गौर करने की आवश्यकता है। अगर हम दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दुनिया में कितने मुल्क ऐसे हैं जहां पर मुसलमान 90% हैं या 70% है। जैसे 76% UAE में है और 90% जॉर्डन में है, सऊदीया में है 99%। वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं
वो तो सुरक्षित है। हालांकि वहाँ स्टेट का रिलीजन भी इस्लाम है और जो पॉपुलेशन है वो भी मेजॉरिटी में मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करती है, लेकिन वहाँ कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। तो फिर आप ये नैरेटिव कैसे सेट कर सकते हो एक स्पेसिफिक हिंसा के आधार पर कि भारत का मुसलमान और स्पेसिफिक इस्लाम धर्म ये टेररिज्म को प्रमोट करता है? ये बात समझ में नहीं आती है। सवाल ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसने स्टार्ट की थी? क्या मुसलमानों ने की थी? जिसमें कई मिलियन लोग मरे हैं, बच्चे मरे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार अन्याय किया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसने की थी? जर्मनी के अंदर यहूदियों का नरसंहार किसने किया था? और एटम बम का उपयोग करके हिरोशिमा नागासाकी में आज तक वहाँ की जो नस्ल पैदा होती है वो डिजीज से, बीमारियों से जूझती है, क्या वो मुसलमानों ने किया था? तो पहली चीज़ ये है कि आप सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के रिलीजन को टारगेट नहीं कर सकते हैं, इसका आपके पास कोई भी हिस्टोरिकल आधार नहीं है। और दूसरी बात, जैसे हमारे मित्र ने अभी कहा कि रिलीजियस आइडेंटिटी को निशाना बनाया जा रहा है इस देश के अंदर, चाहे वो ट्रेन की जयपुर वाली घटना हो या उसके अलावा एक मस्जिद के इमाम को मारने वाली घटना हो। तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के साथ साथ में भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो रिलीजन के आधार पर नहीं बना था, वो सेकुलरिज्म के आधार पर बना था। 47 में मुसलमानों को एक इस्लामिक स्टेट की तरफ बुलाया गया था, लेकिन मैं जिस आइडियोलॉजी से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आता हूँ, मौलाना मदनी हो या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, उन्होंने रिलीजन के नाम पर बनने वाले किसी भी मुल्क को अपोज ही नहीं किया था, बल्कि एक्सपोज भी किया था। तो इसलिए फिर ये तय किया था भारत के मुसलमानों ने कि वो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ में इस मुल्क के अंदर रहेंगे, अपनी मस्जिदों के साथ में, मदरसों के साथ में, अपने कुरान के साथ में और अपनी धार्मिक मान्यताओं और सिद्धांतों के साथ में वो भारत ही में रहेंगे और भारत के संविधान के अनुकूल अपना जीवन यापन करेंगे। देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इकोनॉमिक एडवाइज़र कमीशन के चेयरमैन ने 15 अगस्त में एक आर्टिकल लिखा है एक न्यूज़पेपर में, और उसमें उसने कहा है कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है और कोई ऐसा आदमी नहीं है, ये वो आदमी है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट करता है। वो आदमी अगर पब्लिकली एक आर्टिकल लिखता है, वरना तो बोलने में तो लोग कहते हैं कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया, मैं ये बोलने वाला था बट निकल ऐसा गया। अब तो आपने आर्टिकल लिखा हुआ है, रिकॉर्ड सारे मौजूद हैं, आप कह रहे हो कि भारत का संविधान पुराना हो गया, अंबेडकर का संविधान अब इस लायक नहीं रहा कि वो एक गौरवशाली, वैभवशाली भारत का निर्माण उसके माध्यम से किया जा सके। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो दुनिया में जाना जाता है सेकुलरिज्म की जड़ों को मजबूत करने के लिए। वो सरकार जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर दुनिया भर में गाजे बाजे के साथ भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का प्रचार प्रसार कर रही है, सबसे पुरानी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कह रही है, उसी सरकार का एक अंग अगर उस लोकतंत्र की नींव कॉन्स्टिट्यूशन को खंडन करता है, उसको नया बनाने की मांग करता है, तो कितना ज़्यादा आपके बोलने में, आपकी कथनी और करनी में अंतर होगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पर डॉक्टर अंबेडकर के कोई समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन 200 साल की लंबी लड़ाई, स्ट्रगल का परिणाम है। संविधान को बनाने के लिए आज़ादी नहीं लड़ी गई थी, लेकिन जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ करके अपना बलिदान दिया था, उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था, उस भारत को संविधान की लाइनों में दर्शाया गया है। अगर आप अंबेडकर के संविधान के विरोध में हैं, तो आप कभी भी भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते, इसमें कोई संकोच नहीं है। और लास्ट में मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैं खुद संविधान का और कानून का, विधि विधान का जानकार हूँ, कि अगर देश का कोई भी सनकी तानाशाह, चाहे वो केंद्र का हो या कोई राज्य का हो, संविधान को समाप्त करने का उसने सपना भी देखा है, तो भारत के हर घर से ऐसे युवा उठेंगे जो संविधान के, अंबेडकर के संविधान की किताबों को अपने हाथों में उठाकर इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। और आपने सामने आई जिसमें इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं और इलीगल डिटेंशन में रखते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं, नहीं भी छोड़ते हैं
1 हफ्ते बाद FIR लॉन्च हो रही है, 10 दिन बाद लॉन्च हो रही है। फैमिली वाले घूम रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, उनको सेटिस्फैक्शन दिया जाता है, मैं आपको 24 आवर्स में छोड़ दूँगा, 3 दिन में छोड़ दूँगा, 4 दिन में छोड़ दूँगा, लेकिन बाद में कभी छोड़े जाते हैं, कभी नहीं भी छोड़े जाते हैं। तो जो लीगल डिटेंशन का है वो भी काफ़ी ज़्यादा उसका तादाद बढ़ चुकी है। वकील साहब, आपकी बात से एक सवाल ले लेते हैं। इसमें ATS बड़ी कार्रवाई कर रही है, यूपी ATS इसमें बड़ी कार्रवाई कर रही है, और जैसे जो आप कह रहे थे कोई प्रमाण नहीं मिलते, सारी चीज़ें, जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं टेररिज्म में, एक्टिविटीज़ में या इन्वॉल्वमेंट उनका कहीं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पाया जा रहा है, तो वो सारे ही लोग जो है दूर के नहीं है। वो मैक्सिमम समझ लेते हैं यूपी ATS है, तो मैक्सिमम तो 90% तो यूपी के ही लोगों को इंटरेक्ट करती है। बाकी अगर कुछ मिले इनपुट तो बाहर चली गई, जैसे कुछ लोगों को भी कश्मीर से ले आई, कुछ रिसेंटली दिल्ली से ले आई, ऐसे सब करती। तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई में ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये लोग बहक जा रहे हैं, या इनको कौन ब्रेन वॉश कर रहा है, किस तरीके से आपकी मैं 2 बातें इस पे कहूँगा। बहक जाने की बात तो यह है कि भारत का मुसलमान किसी से बहकता नहीं है। आपने ISIS का नाम सुना होगा, आप कंपेयर करिएगा हमें ऐसे मुल्कों से जहां मुस्लिम जो कंप्लीट मुस्लिम पॉपुलेशन वाले मालदीव हैं, तो आपको दिखेगा कि भारत के मुसलमान, केरला को अगर हटा दीजिए तो 10 लड़के भी नहीं मिलेंगे जो ISIS के पास गए हों। दूसरी चीज़, जो ये अरेस्ट तो कर लेते हैं, उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है बढ़िया वाली, लेकिन हम लोग, पठान साहब भी हमारी जमीयत का हिस्सा है, जब जमीयत के लोग जा कर के मौलाना अरशद मदनी साहब कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में उनके लिए केस लड़ते हैं, उनको बाइज्जत बरी कराते हैं। कितने लोग हैं, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा जिन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सब निराधार किया, और मौलाना अरशद मदनी साहब की लॉयर्स जो उन्होंने खड़े किए थे वहाँ पर, उन्होंने जब केस लड़ा तो वो सारे बाहर आ गए, लेकिन उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चलती है। तो ये नैरेटिव सेट किया जाता है, जिसको जमीयत उलमा हिंद ने और मौलाना अरशद मदनी साहब ने पिछले 10 सालों में काम करके इसका खंडन किया है, और भारत के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया कि आप जिन आधार पे कर रहे हो उसका कोई सबूत नहीं। सिस्टम गलत ये है कि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। बस जिस दिन आपको जानकारी संविधान में दर्ज आर्टिकल्स की और धाराओं की, आपको संविधान के आर्टिकल्स की हो जाएगी, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि इस देश में कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए। उसको देखते हैं जरा।